तो पावर ऑफ हो गया है, जितना चार्जिंग पे चलेगा उतना कर लेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट तो खत्म कर दूं मैं। तो मैंने आपको क्या बताया डियर स्टूडेंट कि सर ये तो ठीक है कि हायर चार्जेस, लेकिन इसको हम कंपेयर करेंगे 15% ऑफ सैलरी से, 15% ऑफ सैलरी से कंपेयर करेंगे और हम ले लेंगे विच एवर इज लोअर। ठीक है ना। तो ये एक बात यहाँ पे मैंने कर दी। सर अगर हाउस अगर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर अगर होता है ना, हाउस अगर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर होता है तो हमने इसको लिंक करना है पॉपुलेशन से। हाउस अगर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर होता है हाउस अगर ओन बाय एम्प्लॉयर होता है तो सर हमें इसको लिंक करना होता है। किससे लिंक करना होता है? मैंने बोला पॉपुलेशन से। अगर मैं ऐसे बोलूंगा चलेगा क्या? हायर द पॉपुलेशन हायर द वैल्यू, इज इट राइट स्टूडेंट्स? इज इट राइट? हायर द पॉपुलेशन हायर द वैल्यू। जहां पे जिस सिटी में पॉपुलेशन ज्यादा है वहां पे घर की वैल्यू ज्यादा होती है, वो राइट है? हाँ हाँ सर ये राइट है। ठीक है ना। जिस सिटी में पॉपुलेशन ज्यादा है उस सिटी में ज्यादा वैल्यू होगी। अच्छा पॉपुलेशन जो हमें लेना है वो 2001 के सेंसस का लेना है, क्योंकि 2011 का सेंसस इन टाइम कंप्लीट नहीं हुआ था और अभी तक इनकम टैक्स ने उसको अमेंड नहीं किया हुआ। तो पॉपुलेशन की तो इन्होंने बात कर ली। सर पॉपुलेशन को उन्होंने 3 डिवीजन में डिवाइड किया, अप टू 10 लाख, 10 लाख टू 25 लाख एंड अबाउट 25 लाख। ठीक है ना। 10 लाख, 10 लाख टू 25 लाख एंड अबाउट 25 लाख। तो 10 लाख तक का पॉपुलेशन होगा तो आपको नहीं लग रहा बहुत ही स्मॉल टाउन होगा? ये बहुत ही छोटा शहर होगा, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख पॉपुलेशन है वहां पे। इट इज टू स्मॉल टाउन। अरे 10 लाख का पूरा टाउन में पॉपुलेशन तो बहुत ही छोटा हो गया। तो वहां पे ना रेंट बहुत कम होता है या वैल्यू बहुत कम होती है। तो उन्होंने बोला 7.5% ऑफ सैलरी यहाँ पे लिया जाएगा वैल्यू। तो 1 लाख रुपए की आपकी सैलरी है तो 7.5% 7,500 का वैल्यू लिया जाएगा। 10 लाख टू 25 लाख का पॉपुलेशन अगर आपके टाउन का होगा, मुझे लगता है कि, मुझे नहीं पता, आई एम नॉट श्योर अबाउट चिपळूण। चिपळूण का पॉपुलेशन शायद इस रेंज में आता होगा, इफ यू नो द जनरल नॉलेज, मुझे नहीं पता, लेकिन शायद इस रेंज में आ जाएगा। तो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजिट, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजिट आपके जैसे टाउन में टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजिट हियर इट शुड बी 10% ऑफ सैलरी। और अबाउट 25 लाख मतलब सारे बड़े बड़े शहर जहां पे होते हैं, जैसे मुंबई में तो करोड़ में है, 3 करोड़ का पॉपुलेशन होगा मुंबई का। मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, ये बड़े बड़े जो शहर होते हैं वहां पे उन्होंने बोला यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा होता है, ज्यादा पॉपुलेशन ज्यादा वैल्यू। तो यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजिट उन्होंने बोला 15% ऑफ सैलरी। ठीक है ना। तो फटाफट ये वाला चार्ट कर लेते हैं। रेंट फ्री अनफर्निश अकोमोडेशन जो है, रेंट फ्री अनफर्निश अकोमोडेशन जो है, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर होगा तो लाइसेंस भी लेना होता है। अदर सेक्टर एम्प्लॉय होगा तो देखना है कि हाउस इज ओन बाय एम्प्लॉयर या हायर्ड बाय एम्प्लॉयर होगा। हायर्ड बाय एम्प्लॉयर होगा तो 15% ऑफ द सैलरी और हायर चार्जेस विचएवर इज लोअर। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्डिंग है, विचएवर इज लोअर लेना है, हायर नहीं लेना है। बहुत सारे बच्चे गलती से हायर ले लेते हैं, यहाँ पे लोअर बोला है उन्होंने, कंसेशन दिया है। सर अगर ओन होगा तो डिपेंड्स ऑन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ऑफ 2001 अप टू 10 लाख होगा तो 7.5% ऑफ सैलरी, 10 लाख टू 25 लाख होगा तो 10% ऑफ द सैलरी, अबाउट 25 लाख होगा तो 50% ऑफ द सैलरी। ये बात मैंने कर ली यहाँ पे। मुझे आपको अभी पूछना क्या है कि ये तो मैंने अनफर्निश्ड अकोमोडेशन की बात की। मुझे बताओ अगर मुझे एम्प्लॉयर ने घर भी दे दिया है और घर में सोफा सेट, मैंने बात की थी ना, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, कबर्ड वगैरह, मतलब फर्नीचर वगैरह भी लगा के दे दिया है, तो आपको नहीं लग रहा फर्निश अकोमोडेशन की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू अनफर्निश अकोमोडेशन? फर्निश अकोमोडेशन ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है ना। तो फर्निश अकोमोडेशन की वैल्यू कैसे निकालेंगे सर? तो वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अनफर्निश अकोमोडेशन तो निकालना ही है एज पर दिस चार्ट। ये चार्ट यूज करके हमें अनफर्निश की वैल्यू हमेशा निकालनी ही पड़ती है। अनफर्निश में आप फर्नीचर की वैल्यू ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा सर? टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रेंट फ्री फर्निश अकोमोडेशन की वैल्यू हो जाएगी। और फर्नीचर का वैल्यूएशन मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया था। अगर ये ओन बाय एम्प्लॉयर होगा तो हम 10% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट ले लेते हैं, और हायर्ड बाय एम्प्लॉयर होगा तो हायर चार्जेस ले लेते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एम्प्लॉयर ने बोला कि सर आपको जो घर अरेंज करके दिया गया उसका रेंट कुछ ज्यादा ही एक्सपेंसिव है, हम आपको पूरा का पूरा फ्री में नहीं दे सकते,
आपके सैलरी में से थोड़ा तो डिडक्ट करना पड़ेगा। अगर उन्होंने मेरे सैलरी में से थोड़ा भी डिडक्ट कर दिया तो उसको फ्री अकोमोडेशन नहीं बोला जा सकता, उसको कंसेशनल अकोमोडेशन बोला जाता है। और जितना कंसेशनल है उतना ही मेरे हाथ में टैक्सेबल होगा। मीनिंग देयर बाय अगर मेरे घर की पूरे साल भर की वैल्यू 1,20,000 आती है, लेकिन मेरे एम्प्लॉयर ने मेरे से 40,000 रिकवर किया है, तो मेरे हाथ में 120 थोड़ी ना क्या टैक्सेबल होगा, फिर मेरे हाथ में खाली 80,000 टैक्सेबल होगा। जितना कंसेशनल है उतना टैक्सेबल होगा। फटाफट इसके कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दिखा देता हूं सीए मॉड्यूल में से, इजी है। कैलसी यूज करके फटाफट मुझे इसका आंसर दे दो आप, तो मजा ही आ जाएगा। मिस्टर सी इज अ फाइनेंस मैनेजर। आप मान लो कि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाइज आपके एग्जाम में आया है। मिस्टर सी इज अ फाइनेंस मैनेजर इन एबीसी लिमिटेड। अ कंपनी हैज प्रोवाइडेड हिम विद अ रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन इन मुंबई। मुंबई का पॉपुलेशन बताया नहीं उन्होंने, बताने की जरूरत भी नहीं है। कितना मान लोगे आप? मुंबई का पॉपुलेशन कितना मानना पड़ेगा, जल्दी बोलो। अप टू 10 लाख, 10 लाख टू 25 लाख, अबाउट 25 लाख। About 25 lakhs. तो अबाउट 25 लाख जो है ना, ये जनरल कैटेगरी है। अगर एग्जाम में अगर पॉपुलेशन नहीं बोला गया तो मेजॉरिटी इंडिया की जो सिटीज है ना, उनका पॉपुलेशन अबाउट 25 लाख है, वो जनरल कैटेगरी, याद रखो। ही गिव्स द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। बेसिक सैलरी 6,000 दिया है। अच्छा, मैंने सैलरी का मीनिंग आपको नहीं पढ़ाया है यहाँ पे, पहले वो पढ़ाना पड़ेगा क्वेश्चन पढ़ाने से पहले। सर सैलरी का मीनिंग यहाँ पे बड़ा बीसीएम होता है, ठीक है ना। यहाँ पे ये सबसे बड़ा परक्यूजिट है, और क्योंकि ये सबसे बड़ा परक्यूजिट है, सैलरी का मीनिंग भी यहाँ पे सबसे बड़ा है। सर यहाँ पे सैलरी का मीनिंग बड़ा बीसीएम है। बड़ा बीसीएम में आता है बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस इन टर्म्स प्लस अदर टैक्सेबल अलाउंसेस प्लस बोनस प्लस कमीशन। अच्छा, ये टर्न ओवर कमीशन नहीं है, ये नॉर्मल कोई भी कमीशन होने दो, प्लस एनी अदर मॉनेटरी बेनिफिट्स। इतने सारे आइटम इसमें आते हैं। तो सैलरी का मीनिंग एक बार मैं आपको पढ़ा देता हूं। सैलरी का मीनिंग आपको याद रखना पड़ेगा यहाँ पे। सर सैलरी का मीनिंग यहाँ पे होता है, सैलरी इंक्लूड्स बड़ा बीसीएम, बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस इन टर्म्स, अदर टैक्सेबल अलाउंसेस, बोनस, कमीशन। कमीशन के ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ एनी कमीशन, जरूरी नहीं टर्नओवर कमीशन रहे, ठीक है ना, एंड अदर मॉनेटरी बेनिफिट्स। तो सर सैलरी में क्या नहीं आता, जो यहाँ पे नहीं है वो नहीं आता। जैसे डीए नॉट इन टर्म्स नहीं आता, एग्जम्प्ट अलाउंसेस नहीं आते, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड नहीं आता, अदर रिटायरमेंट बेनिफिट, पेंशन, ग्रेच्युटी, वो सब नहीं आता, ठीक है। सर ये सैलरी कितने पीरियड का लेने का, तो रिलेवेंट पीरियड का लेने का। रिलेवेंट पीरियड मतलब जिस पीरियड में एक्चुअली हाउस वाज ऑक्यूपाइड बाय द असेसी। और अगर आपको अकोमोडेशन दिया गया प्रोजेक्ट साइट पे, माइंस पे, पावर प्लांट पे, फॉर ऑफिशियल यूज, ऑफिशियल पर्पस के लिए दिया गया, तो ये नॉट टैक्सेबल होगा। ये तो बात भी क्लियर है, एकदम कॉमन सेंस वाली बात है। तो ये कुछ नोट्स है इस कॉन्सेप्ट के जो मैंने आपको पढ़ाया। अभी 2-4 बातें और बतानी है, लेकिन पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। बेसिक सैलरी हमें लेना पड़ेगा, सैलरी में डीए का जो है ना खाली 30% पार्ट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे डीए 30% है, यहाँ पे खाली 30% डीए वाला लेने का, डीए इन टर्म्स। बोनस 1,500 पर मंथ यूजुअली हम इग्नोर करते हैं, लेकिन बड़ा बीसीएम में यहाँ पे लेना पड़ेगा हमें। अभी ये लाइन देखो, ये कंफ्यूज करता है। इवन दो द कंपनी अलॉटेड हाउस टू हिम एज ऑन 1 अप्रैल 2020, 1 अप्रैल 2020 पे हाउस दिया हुआ है। ही ऑक्यूपाइड द सेम ओनली फ्रॉम 1 नवंबर 2020। कैलकुलेट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजिट फॉर एवाई 21-22। मुझे बताओ, आप अप्रैल से लेके मार्च का पीरियड लोगे, अप्रैल टू मार्च लोगे, कि आप नवंबर से मार्च लोगे? आप कौन सा पीरियड लोगे, कितने पीरियड का सैलरी लोगे? नवंबर टू मार्च। नवंबर टू मार्च का लेंगे, क्योंकि जो एक्चुअल में रुका है ना वही पीरियड लेना पड़ेगा। सर नवंबर टू मार्च का पीरियड होता है 5 मंथ का, तो हम 5 मंथ की सैलरी निकालेंगे रिलेवेंट पीरियड की। सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे? एकदम सिंपल है। बेसिक सैलरी कितना है सर? यहाँ पे 6,000 है। मैं ब्रैकेट ओपन करता हूँ। सर डीए 3,000 का है, लेकिन उसका खाली 30% लेना पड़ेगा। और क्या क्या है यहाँ पे? नहीं 2,000 है डीए, गलती से। हाँ डीए 2,000 है, एक मिनट। 2,000 इंटू 30%। अदर टैक्सेबल अलाउंस नील, बोनस दिया उन्होंने 1,500, कमीशन दिया नहीं है नील, मॉनेटरी बेनिफिट नील। इतना मैंने लिख दिया, इंटू मुझे करना पड़ेगा 5 मंथ। कैलसी निकाल के फटाफट कंप्यूट करके बता दो कितना आता है। $6,000 प्लस 2,000 प्लस नहीं 2
2000 into 30%, 600 plus 6000 plus 1500, 8100 into 5 अगर मैं करता हूं तो 40,500 आता है. Am I right? Yes. 40,500 का कितना परसेंट लू मैं? 40,500 का कितना परसेंट लू? मुंबई है, मुंबई है 15%. पॉपुलेशन. कितना परसेंट लेना पड़ेगा मुझे वैल्यू निकालने के लिए? जल्दी बोलो ना. 15%. 15% लेना पड़ेगा तो मेरा वैल्यू आ जाएगा 6075. इसका 15% अगर हम लेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 6075. प्रेजेंटेशन देख लो, बहुत ही सिंपल सा प्रेजेंटेशन है यहाँ पे भाई. ये देखो, ये सैलरी उन्होंने निकाल दिया जैसे मैंने आपको दिखाया वैसे, और 40,500 का 15% निकाल दिया तो 6075 आ गया. और उन्होंने बोला कि जो उसने एक्चुअल में ऑक्यूपाइड किया उतना ही पीरियड लिया जाता है, पूरा साल नहीं लिया जाएगा. ओके. Using the data given in the previous illustration 13, compute the value of perquisite if Mr. C is required to pay rent of 1,000 per month to the company. ये फ्री नहीं है, अभी देना पड़ेगा उसको रेंट. अभी वैल्यू कितनी आएगी जल्दी बोलो. So using the data given in illustration 13, compute the value of perquisite AVC Limited has taken the accommodation on lease rent, और वो खुद ही भर रहा है 1,200 पर मंथ. तो मैंने आपको क्या बोला वैल्यूएशन कैसे करने का ऐसे केस में? ऐसे केस में वैल्यूएशन कैसे करना होता है देखो. हायर अकोमोडेशन अगर होगा तो हायर चार्जेस कितना है? 1,200 इंटू 5 मंथ करूंगा तो ये कितना आ जाएगा? 6,000 आ जाएगा. और 15% ऑफ सैलरी हमने पहले से निकाल के रखा था. कितना आ रहा था वो? 6075 आ रहा था ना. हाँ. Whichever is lower, तो लोअर में वैल्यू कितना आ जाएगा? 6,000 का. लेकिन सर 6,000 का जो आपने वैल्यू बताया ना, ये वैल्यू है रेंट फ्री अनफर्निश अकोमोडेशन का, जबकि यहाँ पे असिसी को फ्री में नहीं दिया गया है. ही इज रिक्वायर्ड टू पे 1,000 रुपीज पर मंथ. तो हमारा वैल्यू फ्री का वैल्यू आया था 6,000 रुपीज, उसमें से 1,000 रुपीज पर मंथ तो 5,000 माइनस कर देंगे तो नेट वैल्यू आ जाएगा. ये देखो यहाँ पे 6,000 का वैल्यू आया, उसमें से हमने 5,000 माइनस किया तो नेट वैल्यू आ जाएगा 1,000. सर 6,000 कहां से आया? 6,000 1,200 इंटू 5, और जो पहले हमने 15% ऑफ सैलरी निकाल के रखा है विच एवर इज लोअर लेंगे तो ये वैल्यू आ जाता है. सर आगे चलता हूं. यूजिंग द डेटा गिवन इन इलस्ट्रेशन 13, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ परक्यूजिट इफ एबीसी लिमिटेड हैज प्रोवाइडेड द टेलीविजन भी दे दिया घर में, WDV 10,000 दिया और ओरिजिनल कॉस्ट 25,000 लिया. बोलो मैं कौन सा वाला कंसिडर करूंगा दोनों में का? एक ही कंसिडर करना है ना मुझे. क्या कंसिडर करूं? कॉस्ट. सर कॉस्ट कंसिडर करो. पीजीबीपी चैप्टर होता तो WDV कंसिडर करते, लेकिन यहाँ पे कॉस्ट कंसिडर करो. एंड एक नहीं 2 एयर कंडीशन दिए, तो यहाँ पे 2 के ऊपर ध्यान देना. 2 एयर कंडीशंस दिए हैं. रेंट पेड बाय द कंपनी फॉर एयर कंडीशन इज 400 पर मंथ ईच. एक एसी का जो है वैल्यू 400 है. तो पहले मुझे एसी बताओ, आपने घर नवंबर से यूज करना चालू किया ना, तो एसी भी तो नवंबर से ही यूज करोगे राइट? ऐसा नहीं ना कि अप्रैल से एसी के नीचे बैठ रहे थे घर बाद में ले लिया, ऐसा थोड़ी ना क्या होगा. तो अप्रैल से तो वैल्यू निकाल नहीं पाएंगे, तो 400 लेना पड़ेगा. 400 इंटू 2 पहले करना पड़ेगा. बोलो 2 क्यों किया? समझ में आया? तो एसी है ना, 2 एसी, इसलिए 400 इंटू 2 इंटू कितना मंथ करूं? 5 मंथ. ठीक है ना. तो एसी का वैल्यू कितना आ जाएगा सर? 4,000 आ जाएगा सर. एसी का वैल्यू आ जाएगा 4,000. अब इसका वैल्यू निकाल के दिखाओ. द टेलीविजन वाज प्रोवाइडेड ऑन 1 जनवरी. पहले नवंबर में घर ले लिया, नवंबर दिसंबर में बेसिक घर का रेडी कर लिया, फिर जनवरी में उसके बाद टीवी आ गया. तो जनवरी से मार्च निकालना है, 3 महीने का वैल्यू निकालना है. आई होप एवरीबडी इज एबल टू कंप्यूट 3 महीने का प्रोपोर्शनेट डिप्रिसिएशन. प्लीज बता दो. हम 25,000 करेंगे, इंटू रेट कितना लेते हैं हम?
रेट कितना 10%. लेते हैं? 10% लेते हैं ना, तो 10% तो 2500 होता है, लेकिन 2500 पर एनम है। अभी क्या करूं? into 3 divided by 12. इंटू 3 डिवाइड बाय 12 कर दो सर, ये आ जाएगा 625। तो घर का तो वैल्यू 25. है ना, 625 आ रहा है सर। घर का वैल्यू तो वही जो पहले था, लेकिन ही इज रिक्वायर्ड टू पे 1000 रुपीज पर मंथ। तो पहले तो हमने क्या करके रखा है, रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन का वैल्यू निकाल के रखा है 6075, उसमें 4625 ऐड किया वैल्यू ऑफ फर्नीचर, टोटल वैल्यू हो जाता है 10700, उसमें का 5000 मेरे से रिकवर किया गया है, तो नेट वैल्यू 5700 आ गया। इज इट क्लियर? Yes. और Yes. ये फर्नीचर और एसी का वैल्यू यहाँ पे निकाल के दिखाया हुआ है, ठीक है। अब उन्होंने बोला यूजिंग द डेटा गिवन इन अबाउट टेबल, यूजिंग द डेटा गिवन इन अबाउट टेबल मतलब 16 अबाउट ऊपर का इलस्ट्रेशन, उन्होंने क्या करने बोला, देखो कंप्यूट द वैल्यू ऑफ परक्यूजिट इफ मिस्टर सी इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय और लाइसेंस फी डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट इज 700 पर मंथ। लाइसेंस फी अगर 700 होगा तो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजिट कितना आएगा? 700 into the months ना. 700 इंटू 5 मंथ ना, 5 मंथ है, 5 मंथ, 5 नवंबर month. ना, 5 मंथ, तो ये 3500 आएगा। लेकिन एक गलती हम क्या कर लेते हैं, हमको लगता है कि पूरे घर की वैल्यू है, नहीं, ये रेंट फ्री अनफर्निश अकोमोडेशन की वैल्यू है। डू यू रिमेंबर? ये मैंने चार्ट 1 में आपको पढ़ाया हुआ था। ये रेंट फ्री अनफर्निश अकोमोडेशन की वैल्यू है, इसमें कौन सी वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी अभी? बाबा ये लाइसेंस फी वाला मैंने जो पढ़ाया आपको, ये अनफर्निश अकोमोडेशन की वैल्यू, अभी फर्नीचर ऐड करना है ना, क्योंकि उन्होंने 16 बोला है। 16 मतलब ऊपर वाला इलस्ट्रेशन, ये वाला इलस्ट्रेशन, तो ये फर्नीचर की वैल्यू तो अभी ऐड करनी है ना। हाँ. तो ये देखो, ये पहला वैल्यू कितना हो गया 3500, उसमें फर्नीचर का वैल्यू हमने ऐड कर दिया, टोटल वैल्यू आया 8125, और क्योंकि उन्होंने 16 बोला है तो 16 में एम्प्लॉयर ने 5000 रिकवर भी किया है, तो उतना माइनस कर दो तो नेट वैल्यू आ जाएगी 3125। जितने भी मैंने क्वेश्चंस अभी आप लोगों को पढ़ाए उतने प्लीज आप होमवर्क में सॉल्व कर लेना, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। रफ में कैलकुलेशन करोगे तभी भी चलेगा, मुझे प्रेजेंटेशन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि परक्यूजिट का वैल्यूएशन आपको एमसीक्यू या बड़े बड़े एडजस्टमेंट का वर्किंग नोट करके पार्ट आएगा। प्रेजेंटेशन के बड़े बड़े क्वेश्चन में आगे जाके ले ही लूंगा, लेकिन आपको वैल्यूएशन करने आना चाहिए। तो जितने भी मैंने अभी इलस्ट्रेशन लिए 13 से लेके 17 तक, उतने सारे आपको रफ में कम से कम सॉल्व करने पड़ेंगे आज एक बार। आज कल में मतलब कल अपना लेक्चर नहीं है, मंडे है ना, कल मेरा एमडब्ल्यू वहां पे फाइनल पे लेक्चर होता है, तो एमडब्ल्यू अपना लेक्चर नहीं है। तो कल के दिन में, आज के दिन में कभी भी आपको टाइम मिले उतने टाइम में ये प्लीज सॉल्व कर लो। अभी मुझे बाकी का मुझे परक्यूजिट पढ़ाने दो, तो अकोमोडेशन मेरा खत्म हो जाता है आज ही। आपको पता है कुछ कुछ कंपनीज के डायरेक्टर जो होते हैं ना, जो बहुत अमीर लेवल के डायरेक्टर होते हैं, वो लोग होटल्स पे रहते हैं, होटल्स पे। पता नहीं आपने सुना है कि नहीं, मूवीज वगैरह में भी दिखाया जाता है, बड़े बड़े कंपनीज के डायरेक्टर्स वगैरह होटल्स पे ही रहते हैं, ठीक है ना। पूरे साल के लिए उनके लिए होटल बुक किया जाता है, या 4 महीने के लिए, 5 महीने के लिए, जहां पे भी वो जाते हैं वो होटल्स पे रहते हैं। यूजुअली हम होटल पे जब रहते हैं घर छोड़ के, तो यूजुअली तो हम ऑफिशियल नेचर में रहते हैं ना यार। कहीं मीटिंग होगी तो दिल्ली में मीटिंग होगी, तो दिल्ली में मैं ऑफिशियल पर्पज के लिए गया रहूंगा, तभी मैं होटल पे रुका रहूंगा। एम आई राइट? Yes. हाँ. यस। तो ऑफिशियल नेचर वाला टैक्सेबल नहीं होना चाहिए। पर्सनल नेचर में अगर मैं कहीं पे रुका हूं, पर्सनल नेचर अगर मैं होटल पे रुका हूं, तो पर्सनल नेचर टैक्सेबल हो जाना चाहिए। तो 10 दिन का मेरा काम था, लेकिन मैं 5 दिन वहां पे एक्स्ट्रा रुका, जो एक्स्ट्रा मैंने रुका उसका मेरे हाथ में टैक्सेबल होना चाहिए। गवर्नमेंट ने बोला हम मानते हैं कि कभी कभी ऐसा हो सकता है साल में 1-2 बार कि एम्प्लॉयर आपका पर्सनल वाला भी खर्चा उठा लेगा, तो उन्होंने बोला कि अगर पूरे साल भर में 15 डेज तक आपने होटल पे अकोमोडेशन में रुके हो पर्सनल नेचर के लिए, तो हम टैक्सेबल नहीं लेंगे, क्योंकि ये रीजनेबल है, उतना छोड़ देते हैं हम। लेकिन अगर आप अबाव 15 डेज रहोगे तो हमें पूरा जितना भी पीरियड, आपने 4 महीने रुके होटल पे, 3 महीने रुके हो पर्सनल पर्पज के लिए, तो फिर हमें आपको उसको टैक्स करना पड़ेगा। टैक्स कितना करेंगे सर? एक्चुअल होटल चार्जेस और 24% ऑफ सैलरी। सर अभी तक तो आपने 7.5% पढ़ाया था, 10% पढ़ाया था, 15% पढ़ाया था, बेटा वो अनफर्निश अकोमोडेशन का था। होटल के रूम में तो सब कुछ होता है ना यार, फर्नीचर भी तो होता है। आर यू गेटिंग दिस? अरे Yes, होटल yes, के sir. रूम में फर्नीचर होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, और सबसे अच्छी बात होटल के रूम में हमें साफ सफाई नहीं रखनी पड़ती है, हाउस कीपिंग करता है सब कुछ।
तो होटल में सर्विसेज ज्यादा होती है तो वैल्यू ज्यादा ले ली उन्होंने, 24% ऑफ द सैलरी। चलो ठीक है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट के पेरेंट्स का ट्रांसफर भी होता होगा, या आपने सुना होगा आपके रिलेशन में कि अरे वो अंकल है हमारे, उनका हमेशा ट्रांसफर ही होते रहता है, पहले वो पुणे में थे, अभी वो नासिक में चले गए, अभी फिर उनका राजस्थान में शिफ्टिंग होने वाला है, तो ट्रांसफर होते रहता है। बहुत सारे बैंक एम्प्लॉयज का, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का तो कंटिन्यूसली 2-3 साल में एक बार ट्रांसफर होता ही है। तो आप इमेजिन करो कि आप अभी मुंबई में रहते हो, आप रहते हो, आपकी वाइफ है वहां पे, ठीक है ना, आपके बच्चे हैं, आपके पेरेंट्स हैं, ये लोग आप लोगों के साथ रहते हैं वहां पे, इतनी बड़ी फैमिली आपकी रहती है, या आप मुंबई में हो और आपको सडनली ट्रांसफर लेटर मिल जाता है, चलो आपको मुंबई से शिफ्ट किया गया है चिपळूण, ठीक है ना, मुंबई से आपके यहाँ पे कोंकण एरिया में आपको शिफ्ट किया गया है। अब सर आपको मुंबई से कोंकण शिफ्ट किया गया, तो आपको तो 1 हफ्ते में रिपोर्टिंग करना पड़ेगा, क्योंकि आपका तो जॉब है, समझ रहे हो ना आप, आपको तो वहां पे जाना ही पड़ेगा ना। अरे एम्प्लॉय को तो इमीडिएटली जाना पड़ेगा वहां पे, रिपोर्टिंग करना है। तो यहाँ पे जाने के बाद एम्प्लॉय, अरे रास्ते पे थोड़ी ना क्या रहेगा, उसको रहने के लिए घर दोगे ना यहाँ पे आप। एम्प्लॉय यहाँ पे आएगा अपना, एम्प्लॉय यहाँ से गायब हो जाएगा, यहाँ से एम्प्लॉय गायब हो जाएगा, एम्प्लॉय वहां पे चला जाएगा, लेकिन बाकी फैमिली को शिफ्ट करने के लिए टाइम लगेगा ना भाई। मैं 1 हफ्ते में शिफ्ट हो सकता हूँ क्योंकि मैं एम्प्लॉय हूँ आपका, आप मुझे कुछ भी ऑर्डर दे सकते हो, 2 दिन भी मुझे बुला सकते हो, लेकिन यार मेरे बच्चे यहाँ पे स्कूल में जा रहे हैं, तो उनके स्कूल का वो एलसी निकालना, अभी एग्जाम नजदीक आई होती है, सेमेस्टर्स वगैरह, वो खत्म करके वो आएंगे। मेरी वाइफ अगर किसी कंपनी में जॉब करती है तो उसको रिजिग्नेशन करना पड़ेगा, नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ेगा, फिर वो आएंगी। मेरे पेरेंट्स का शायद मेडिकल ट्रीटमेंट चालू रहेगा, उनको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा शिफ्टिंग करने के लिए, तो दे विल टेक टाइम। तो हो क्या रहा है, कुछ पीरियड में आपके पास 2 घर होंगे, है ना, 2 घर, इसको ड्वेल अकोमोडेशन बोलते हैं। 2 घर समझ में आ रहा है आपको, इसको ड्वेल अकोमोडेशन बोलते हैं, ड्वेल अकोमोडेशन। आपको एम्प्लॉयर ने ड्वेल अकोमोडेशन दिया हुआ है। अब 2 घर दिए तो यूजुअली दोनों टैक्सेबल होने चाहिए थे, लेकिन मैं बता रहा हूं कि 2 घर मुझे एम्प्लॉयर ने दिए क्योंकि ये एम्प्लॉयर की मजबूरी है, मैंने नहीं मांगे थे उनके पास, ठीक है ना। तो उन्होंने बोला ठीक है, एक रीजनेबल पीरियड तक हम क्या करते हैं, रीजनेबल पीरियड मतलब उन्होंने निकाल दिया 3 मंथ का पीरियड, 3 मंथ के पीरियड तक हम या तो हाउस 1 या हाउस 2 दोनों में का एक ही टैक्सेबल करेंगे। जब मैं बता रहा हूं कि ड्वेल अकोमोडेशन में अप टू 90 डेज या तो हाउस 1 या हाउस 2 दोनों में का एक ही अकोमोडेशन टैक्सेबल होगा, तो राजा विच इज लोअर ही हम लोग ऑफर करेंगे ना। दोनों में का एक ही टैक्सेबल होना है तो हम विच इज लोअर वाला ऑफर करेंगे। और 90 डेज के बाद गवर्नमेंट बोलता है भाई 90 डेज के बाद तो बहुत ज्यादा हो गया, अब क्या करेंगे हम हाउस 1 एंड हाउस 2 दोनों टैक्सेबल कर देंगे। ऐसा एकदम लॉजिकल इसका अंडरस्टैंडिंग है। मैंने आपको आज 1 डजन परक्यूजिट पढ़ाए, 1-2 नहीं, 1 डजन परक्यूजिट पढ़ाए, एक छोड़ा है मैंने ईसॉप का, इसमें से वो डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। आज नहीं पढ़ा पा रहा हूं क्योंकि मेरा बैक टू बैक आज 3 PM तक लेक्चर है, तो आपके बाद अभी सीए इंटर होगा, सीए इंटर के बाद सीए फाइनल होगा, तो बैक टू बैक मेरे 3 लेक्चर्स है। तो मैं आगे के लेक्चर, अभी यहाँ पे आज का लेक्चर मेरा यहीं पे मैं रोका देता हूँ, 2 मिनट मेरे पास है, अगर आपके पास कुछ क्वेरी है तो प्लीज पूछो।